सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कल की क्लास में मतलब कल से पहले वाली क्लास में पिछली क्लास में हम लोग भारतीय जलवायु या भारतीय मॉनसून के बारे में पढ़ रहे थे। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, आज चूंकि काफी लेट हो चुका है तो आज इसी को केवल खत्म करा देंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी जो बचा था उसी को थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करते हुए हम जितना बार दोहराएंगे उतना बार आपके लिए सही होगा। कि भारतीय जलवायु को कौन प्रभावित करता है, तो आंसर था कि हिमालय पर्वत भी करता है। जल और स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, यानी उपर्युक्त सभी इसका आंसर की आप समझ में आ गई होगी। इस तरह पूछे जाते हैं। सीआरटी में है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, वैसे कारक जो कि कहीं के जलवायु को प्रभावित करते हैं वो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी में। तो ज्यादा ऊंचा जाइएगा तो ठंडा लगने लगेगा। समुद्र से यदि आप दूर जाइएगा तो पानी से आप दूर गए, तो जैसे पानी होता है, हम दोहरा के इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है। जैसे ये भारत है तो इधर वाला यदि समुद्र का इलाका है तो समुद्र के आसपास यदि आप रहिएगा, समुद्र के आसपास, तो वहां का जलवायु सम होता है। कैसा होता है? सम। सम का मतलब बराबर, मतलब वहां पर ज्यादा आपको टेम्परेचर में डिफरेंस नजर नहीं आएगा, या जो आर्द्रता है वो भी आपको बहुत ज्यादा कम बेसी नजर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि लू होने लगेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी बरसने लगेगा कभी, और कभी एकदम सुखाड़ पड़ जाएगा, या कभी एकदम लू बहने लगेगा तो कभी पाला मारने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। समुद्री इलाके में या समुद्र से जितना नजदीक है, जैसे कल उदाहरण के तौर पर हम आपको बताए थे कि झारखंड का जो है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र, तो झारखंड का जो है वो सिमडेगा वाला क्षेत्र जो है, कौन सा क्षेत्र भैया, तो सिमडेगा, सॉरी, आपका ये सरायकेला खरसावां वाला क्षेत्र जो है, या पूर्वी सिंहभूम वाला क्षेत्र जो है, वो आप पलामू गढ़वा लातेहार, पलामू गढ़वा के क्लाइमेट से आप यदि तुलना करिएगा तो काफी आपको अंतर मिलता है, क्योंकि ये समुद्र के नजदीक है। उसी प्रकार से यदि आप कलकत्ता मुंबई आदि जगहों पर जाते हैं तो वहां जलवायु सम होता है। सम का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां पर न अति अति कुछ भी नहीं होगा, न ज्यादा ठंडा लगेगा न ज्यादा गर्मी लगेगी, माने लू भी नहीं बहेगा, ज्यादा ठंडा भी नहीं। और जितना दूर जाएंगे आप उतना ज्यादा अति की संभावना होगी। अति माने एकदम एक्सट्रीम लेवल पर होगा, मतलब ठंडा है तो बहुत ज्यादा ठंडा, गर्मी है तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, लू चलेगा। जिसको कि हम बोलते हैं कि मरत जियत ठंडा, मरत जियत गर्मी, इसको कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट कहा जाता है, यानी महाद्वीपीय तुल्य जलवायु। महाद्वीपीय तुल्य जलवायु का मतलब है कि वहां महाद्वीप का ज्यादा प्रभाव होगा बनिस्पत महासागर का। महासागर से ज्यादा जब महाद्वीप महाद्वीपमय हो जाए, कहीं भी महासागर नहीं हो, तो वहां ज्यादा वो, क्योंकि जो जमीन होता है वो बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है, इस वजह से ऐसा होता है। पानी न जल्दी गर्म होता है न जल्दी ठंडा होता है, इसलिए जो है वो क्षेत्र का तुलनात्मक रूप से जलवायु जो है वो बराबर रहेगा, गर्मी ठंडा कभी भी ऐसा रहेगा। ये सवाल आप पहले से कर चुके थे, इसको हम दोहरा दिए, ठीक है। जल्दी से, मानसूनी पवनों का उत्क्रमण का कारण क्या होता है, तो आपने देखा था कि इसको हम बताए थे कि जल और स्थल का जो वितरण होता है उसके वजह से ही जो है। आंसर देखिए, जल और स्थल का वितरण लिखा भी गया है। इसका था जैसलमेर का वार्षिक वर्षा तो 12 सेंटीमीटर होता है, हमने आपको बता दिया था, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहां होती है, इसका आंसर आप लोग उत्तर भारत जनरली विद्यार्थी दे रहे थे, जो आपका गलत हो जाएगा। आप नार्वेस्टर को एक बार देखने का प्रयास करिए, नार्वेस्टर कहां पर है, नार्वेस्टर किसको कहेंगे। तो मान लिया जाए कि सर ये हमारा
ये मान लिया जाए कि ये हमारा क्या है सर, भारत है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो भारत में नार्वेस्टर किधर आवेगा? तो भारत में जो नार्वेस्टर का जो होगा क्षेत्र, वो आपको उत्तर भारत नहीं, आपको ये वाले क्षेत्र में रहेगा। बात समझने का प्रयास करिए, यानी ये पूरब भारत का खेल है, ये उत्तर भारत नहीं, पूरब भारत। मतलब कि जो है, जैसे नार्वेस्टर का प्रभाव आपको बिहार में होगा, कहां रहेगा? बिहार में रहेगा, यूपी तक बहुत कम, झारखंड में हो जाएगा, विशेष करके पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, है उड़ीसा में हो जाएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, ये पूर्वी भारत का हिस्सा। यदि पूर्वी भारत ऑप्शन में है तो पूर्वी भारत फिर हो जाएगा। तो इसलिए नार्वेस्टर उत्तरी भारत नहीं, आपको मारना है टिक पूर्वी भारत में। कहां होगा नार्वेस्टर का प्रभाव, कहां रहेगा सर? पूर्वी भारत में। ऐसे प्रश्न आप गलत कर देते हैं ना। आपको उत्तरी भारत का मतलब कि आपको हरियाणा का क्षेत्र सर, पंजाब का क्षेत्र सर, बात समझ रहे हैं? पंजाब का क्षेत्र है, कश्मीर भी हो सकता है उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तरी भारत है, उत्तर प्रदेश। तो इधर नहीं ना, नार्वेस्टर तो एने से आएगा ना, तो यहां ना रहेगा। बात पकड़ रहे हैं ना? तो उत्तरी भारत नहीं। हाँ, यदि नहीं रहता पूर्वी भारत तो दक्षिण भारत या पश्चिमी भारत की तुलना में हमको तो उत्तर भारत करना ठीक होता, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह के भी आ जाते हैं। उत्तरी भारत और पूर्वी भारत में बहुत ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि किसको उत्तरी भारत ये राज्य कहेंगे, किसको पूर्वी राज्य कहेंगे। बात समझ रहे हैं ना? बहुत विशेष बाउंड्री नहीं है। इसलिए कभी कभी उत्तर प्रदेश को आप उत्तर में है तो आप उत्तर भारत में रखते हैं, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो ये पूर्वांचल वाला जो हिस्सा है, गोरखपुर वगैरह वाला, उसको आप पूर्वी भारत में भी रख सकते हैं। विशेष करके बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा को आप पूर्वी भारत में रखते हैं, और नार्वेस्टर का प्रभाव यहां पर होता है। आगे की बात सर, आप इसको देख लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? पूर्वी भारत। क्या हमने रखा है इसका आंसर? पूर्वी भारत। काल बैसाखी की उत्पत्ति कहां होती है? आपने बंगाल टिक लगाया था जो विद्यार्थी, क्योंकि ये रटने वाला चीज है, इसमें क्या समझाएगा कोई? काल बैसाखी आपको रट लेना चाहिए कि ये बंगाल का क्षेत्र वाला रहेगा, केरल में नहीं होगा सर, कश्मीर में नहीं होगा सर। कश्मीर में उस तरीके की हवा बहती नहीं है, वो तो बर्फीला हवा वहां बहेगा। राजस्थान में लू छोड़ करके कुछ नहीं चलेगा ना, राजस्थान में तो लू चलेगा, कश्मीर में तो बर्फीला, हो यहां ना काल बैसाखी चलेगा, ना नार्वेस्टर चलेगा, ना आम्रवृष्टि होगा। जम्मू कश्मीर और राजस्थान तो जो होशियार विद्यार्थी होगा वैसे ही छांट लेगा। जम्मू कश्मीर टिक लगा दिए, मतलब कि दिमाग ठौर पर नहीं है, कॉन्सेप्ट जरा सा भी नहीं है। यदि बाय द वे आपने केरल टिक लगाया तो मैं मान सकता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन हो गया, आप सोचे कि आपको कोई दूसरा चीज आम्रवृष्टि वगैरह पूछा हुआ है, तो आप केरल या कर्नाटक टिक लगा दिए। पश्चिम बंगाल और केरल में कंफ्यूजन हो सकता था, कुछ पढ़ा हुआ स्टूडेंट है तो, लेकिन एकदम नदारत है, कुछ नहीं है, तो हो सकता है वो कश्मीर टिक लगा दे, हो सकता है वो राजस्थान टिक लगा दे। ऐसा बहुत साधारण टॉपिक है, आसान टॉपिक है, बावजूद अच्छे अच्छे स्टूडेंट सवाल गलत करते हैं। बहुत सारा सिलेबस होता है, अभी जेपीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर दिए। पूछा था आम्रवृष्टि, भुला गए, एग्जाम का प्रेशर, कंफ्यूजन। तो आप तो पहले इसको चिन्हित करें, वैसे प्रश्नों को, ऐसे ऑप्शन को जो हो ही नहीं सकता सर। तो कॉन्सेप्ट रहेगा तो गलती एकदम कम से कम होगी, रट के जाएंगे, याद करके जाएंगे तो गच्चा खा जाएंगे। तो राजस्थान में कैसे हो सकता है कोई हवा वही उस प्रकार से कैसे बहेगी लू छोड़ करके? जम्मू कश्मीर में बर्फीला हवा बहेगा, और केरल में तो कुछ हवाएं हैं जो आपको कंफ्यूजन करती है, लेकिन काल बैसाखी का समय पश्चिम बंगाल से। चलिए, तो आगे की बात है सर, ऐसे आपको टिक लगाना चाहिए। बात है चेरी ब्लॉसम की उत्पत्ति कहां होती है? चेरी ब्लॉसम आपने जो है सो कर्नाटक टिक लगाया होगा। बताइए चेरी ब्लॉसम का किस खेती से संबंध है? चेरी ब्लॉसम का संबंध किस खेती से है? कोई बताएगा? चेरी ब्लॉसम का संबंध कोई खेती से है? आम, केला, कुत्ता बिलाई, चाय, कहवा? हाँ, बहुत सही। तो चेरी ब्लॉसम का संबंध आपको जो है वो कर्नाटक और कॉफी से है, ठीक है, कहवा से या कॉफी से। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं।
यहाँ फिर से कश्मीर आपको आ गया तो कर लीजिए, ये राजस्थान आ गया तो कर। अब पश्चिम बंगाल और कर्नाटक न रह गया, तो दिमाग ठौर पर करके सोच लीजिए कि बंगाल में तो काल बैसाखी वगैरह है, किसी तरीके से करके आप याद रखिए काल बैसाखी बंगाल, ध्यान मत करना। और कर्नाटक में इस तरीके से कॉफी, ये वाला चेरी ब्लॉसम वाला। चलिए आगे बात है सर, तो इसका आंसर कर्नाटक हो गया सर। इसका आंसर आम्र वृष्टि की उत्पत्ति जो है वो कहां पर होती है, ये सवाल जेपीएससी में अभी हाल फिलहाल में अभी 10 दिन पहले जो परीक्षा हुई है 17 मार्च वाली परीक्षा, जेपीएससी में ये परीक्षा यही सवाल सेम आया हुआ है, सेम हल्का हल्का प्रश्न आता है। प्रश्न अब देखिएगा काफी स्तरीय लेवल माने लेवल का था फर्स्ट पेपर पीएससी का, लेकिन ये प्रश्न भी था उसी में, फर्स्ट पेपर में ये था, सेकंड में नहीं, फर्स्ट पेपर में था। तो ऐसे प्रश्न यदि आप गलती कर देते हैं तो आप फाइट से बाहर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न आते रहते हैं जहां आपको रटंत होना चाहिए, मतलब थोड़ा कठिन पेपर था, स्तरीय मजेदार पेपर, वैसा ही पीसीएस उसीएस का पेपर बनना चाहिए, बहुत सुंदर पेपर बनाया, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न भी थे उसमें जो कि निश्चिंत सही करना चाहिए। यदि ऐसे प्रश्न गलत हो गए तो फिर कांड हो जाएगा। तो आम्र वृष्टि जो है वो आपने टिक लगा दिया सर कि ये दक्षिण भारत में होगा, मींस कि आपका केरला के क्षेत्र में यदि आप जाएंगे हैं, कर्नाटका के क्षेत्र में जाएंगे, आपको ऑप्शन ये आप ये करिए, कमेंट करिए कि आम्र वृष्टि का संबंध किस फसल से है, आम्र वृष्टि का संबंध जो है वो किस फसल से है, किस फसल से ये रिलेटेड है, एक बार कमेंट करिए। आम्र वृष्टि, वृष्टि मने तो वर्षा होगा, आम्र मने क्या होता है, केला, केला टिक लगा रही हैं। यही सवाल यदि आ जाए तो आम्र वृष्टि, आम्र वृष्टि पहले तो आप आमा कहिए, इसके बाद केला वाला कुछ कहिए, अलग बात है। तो विशेष करके आम से है, बाकी बात तो है ही। तो बोर्डो चिल्ला का उत्पत्ति कहां से होती है, आप असम आप लोग टिक लगा लिए थे, नाम से पता चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी लू वगैरह बहेगा, कोई विशेष नहीं, बाकी का प्रभाव यदि नॉर्वेस्टर वगैरह का थोड़ा बहुत आ जाए तो अलग मैटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई विशेष हवा नहीं बहती है। जम्मू में कैसे बहेगा आप जान रहे हैं, बर्फ केवल है वहां पर, और मध्य प्रदेश 2 बार हो गया था तो इसका मारिए गोली, असम ही इसका आंसर था। तो बोर्डो चिलो ऑप्शन असम था। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का संबंध किससे है, तो आपने इसको जो है वो करा था, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम, अभी आपको समझाते भी हैं, आप इसको गड़बड़ाइए नहीं, इसको अच्छे से समझ लीजिए सर। मने गरम, पूर्वी मने पूर्वी, और जेट स्ट्रीम का मतलब कि ऐसी हवाएं जिनका नामकरण जेट वायुयान के दिशा में, जब उसका मतलब विपरीत दिशा से हवाएं आ रही थी, उसको इधर उधर झकझोर दे रही थी, तो उसके नाम पर हवा का नाम पड़ा। और ये आपको 8 से लगभग 15-16 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक भावरा टाइप का जो है वो बहता है, जेट स्ट्रीम कहलाता है। जेट स्ट्रीम ऊंचाई पर है, कहां पर है, ऊंचाई पर। तो जेट स्ट्रीम के बारे में आप जानते हैं, उत्तर पूर्वी जेट स्ट्रीम, तो उत्तर पूर्वी जेट स्ट्रीम, वैसा जेट स्ट्रीम जो उत्तर से और पूरब से आवे। तो आप यहां पर आपने देखा था कि ये तिब्बत का जो पठार क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं कि ऐसा क्लॉकवाइज ये घूमता है, मतलब ये ऐसे घूम रहा है, ऐसा बात पकड़ रहे हैं, ऐसी ना घड़ी के सुई के दिशा ऐसी ऐसी ना रहता है भाई, अभी ऐसे ऐसे घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। ये जैते जैते एक मूड करता है तो एनहू रन रनाइल पार हो जाता है, ऐसे घुस गया, नहीं गोल गोल मार रहे हैं तो थक गए तो आप बाहर निकल जाते हैं, डांस कर रहे हैं चल मत कहना, थक गए तो बाहर निकल गए, रेस वाला चेयर वाला खेल खेल रहे हैं, आप आउट हो गए तो बाहर निकल गए। वैसे तो है, गोला गोला घूम रहा था क्लॉकवाइज, ऐसा है ना, और ये ऐसे ऐसे इधर निकल गया। आसमान में ऊपर ऊपर 8, 10, 12 किलोमीटर ऊंचाई पर जाके अरब सागर में ये आपको बैठा। अरब सागर के जितना हवा है, पिछला दिन भी लाल से कहे कि भाई ये तो काला वाला तो ऊपरे ऊपरे, और लाल वाला जो हवैया है इन्हें भंगे आएगा, बात पकड़ने का प्रयास करिए। तो ये आपको अरब सागर के मानसूनी हवाओं को धकेलने का काम करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, बात पकड़ने का प्रयास करिए। तो ये मैटर जो हो गया ये है कि भाई
मजबूत करता है, सशक्त करता है जब ये एक्टिव मोड में होता है। के पठार के जस्ट ऊपर 8 से 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक क्लॉकवाइज में एक हवा का जो रहता है उसके बारे में जानकारी विशेष नहीं है हमको, नहीं वैज्ञानिकों को, तो मतलब वैज्ञानिक रिसर्च का अभाव है। तो ऐसे ये घूमता है और यहां से इसको धकेलता है। माना जाता है कि तिब्बत का जो विशाल काय पठार है उसके कारण जो है उसके जस्ट ऊपर इस प्रकार का भंवर है, यही जानकारी है, ठीक है। लेकिन ये भारतीय मानसून को काफी मजबूती प्रदान करता है और इसको जेट स्ट्रीम जब सक्रिय होता है तो मानसूनी हवाएं आती हैं। कभी कभी बीच में 5 दिन 8 दिन 10 दिन के लिए जो है वो मानसून आपको पानी खूब बरस रहा है और अचानक से रुक गया। बरसात के दिन में ही आपको एकदम खूब खिला हुआ धूप नजर आएगा, आप लगेगा कि एकदम सब सूख गया। तो ये कैसे ऐसे होता है, ये थोड़ा सक्रिय हो जाता है तो ये इन्हें से जाके बैठता नहीं है, धकेलता नहीं है। तो धकेलता नहीं है तो ये आपको जो है ऐसे यहाँ कुल मिलाकर के जो है वो नहीं वर्षा होती है। वैज्ञानिक इस बात का निकाल लेते हैं, 8 दिन पहले ही कह देंगे कि आपको 16 जुलाई से वर्षा जबरदस्त होगी, माने 5 जुलाई को कह देगा जबरदस्त 16 17 18 देखेगा कि बन रहा है ये पूर्वी जेट स्ट्रीम। पूर्वी इसलिए क्योंकि ये पूरब से पश्चिम में आता है, से ये ऑरिजिनेट हो रहा है, जहां से इसका ओरिजिन पॉइंट है उसी से उसका नामकरण होता है। इसको पूर्वी जेट स्ट्रीम कहेंगे, कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है क्योंकि पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है, तो पूरब से आ रहा है हवा, इसलिए इसको पूर्वी जेट स्ट्रीम कहेंगे। उत्तर में है तो इसको आप उत्तरी भी कह सकते हैं, और गर्म है तो उष्ण भी कह सकते हैं। तो पूरा नाम पकड़िएगा तो उष्ण, उत्तरी, पूर्वी जेट स्ट्रीम। अब नॉर्मली इसको पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठंडा के दिन में जो पानी धकेलता है वो पछुआ जेट स्ट्रीम होता है। ऊ बगल पछुआ ओने से धकेलता है आसमान में हवा, तो ये जो है शिफ्ट हो जाता है ठंडा के दिन में ओने, ऊ बगल। बात पकड़ने का प्रयास करिए, इसको पछुआ जेट स्ट्रीम कहेंगे जब ठंडा के दिन में एने हो जाएगा। तो नॉर्मली ये पूर्वी जेट स्ट्रीम से मानसून आता है और बढ़िया वर्षा होती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीयों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम किसको सक्रिय करता है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून को सक्रिय करता है। गोल गोल लोग घूम जाते हैं, सोचते हैं कि पूर्वी जेट स्ट्रीम से दक्षिण पश्चिम का क्या संबंध। आप इसका नाम तो सुने थे कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, मींस कि उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम है। तो पूर्वी जो है या उत्तर से आ रहा है, तो उत्तर पूरब का संबंध ये दक्षिण पश्चिम से कैसे है, ये ऊपरे जाके धकेलेगा इन्हें से। ये तो समझ गए ना कि उत्तरी पूर्वी जेट स्ट्रीम क्यों कहते हैं। ये किसको धकेलता है, तो ललका कने से आ रहा है, देखो तो ललका जो है वो दक्षिणे से आ रहा है, दक्षिण से आप पश्चिम से आ रहा है, उन्हें पश्चिम ना है भाई, तो दक्षिण से और पश्चिम से। तो ललका, ये जो लाल वाला जो देख रहे हो इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहेंगे ना। तो ये कलाका जो गया, ये कलाका किसको मोटिवेट किया, ललका को ना। तो ये कलाका का नाम है क्या, उत्तरी। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम किसको ढकेला, दक्षिण पश्चिम मानसून को। नहीं समझे, दक्षिण, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको जरूर समझें। बाकी चीजें तो तथ्यात्मक होती हैं, आप रट लेते हैं। तो इसका आंसर जो है उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का संबंध किससे है, तो इसका आंसर 100% आपको क्या कर लेना है, दक्षिण पश्चिम मानसून, इसको आपको टिक लगा लेना था। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत दोबारा बता दिए, पिछले बताए थे दोबारा बता दिए, ठीक है। आइए जानिए, ITC-Z हम आपको बहुत हद तक समझा चुके हैं। तो ITC-Z सवाल क्या है, एक बार फिर से पढ़ के तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ग्रीष्म ऋतु में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITC-Z खिसक जाता है। तो ITC-Z गर्मी के दिन में किधर खिसक जाता है, तो आपको साथ में मैप भी रख दिए हैं जिससे कि आपको ऑप्शन पकड़ने में सही हो जाए। तो आपको यहां पर रहेगा और आप
आराम से आपने पिछला दिन भी सही किया था, आज भी आप कर सकते हैं। तो गर्मी के दिन में किधर खिसक जाता है, तो उत्तर की ओर खिसक जाता है। आप ये देखे भी थे कि आप ये देखे भी थे, ओ हो, आप ये देखे भी थे कि ये आप देखे भी थे, आप ये देखे भी थे कि जनवरी में जो है ये ब्लू वाला नीचे था और जुलाई में ITCZ ललका चल गया। ये दूगो नहीं है, यही शिफ्ट हुआ है वहां, ये ब्लू वाला ही ऊपर शिफ्ट हुआ है। यानी गर्मी के दिनों में ITCZ जो है ऊपर खिसकता है, ये हमने आपको बताया हुआ है। ये ITCZ क्या होता है, तो ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है, जहां से ऊपर से और नीचे से, माने उत्तरी से और दक्षिणी गोलार्ध से, दोनों से हवाएं जाके टकराती हैं और टकरा के ऊपर ऊपर जाती हैं। ऐसे ऐसे आके ऐसे टकरा के ऐसे टकरा के ऐसे टकरा के ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, खूब पानी बरसाएगा। तो ITCZ जनिक खिसक जाएगा, वहीं ज्यादा पानी गिरेगा। तो संयोगवश आप देखिए भारत के मूडी के पास यहाँ ITCZ खिसक के आ जाता है। एक बार गौर करो, ITCZ यदि भारत के संदर्भ में देखोगे तो कहां आ गया, ITCZ देख रहे हो, ये भारत, और ये भारत का, समझ रहे हो बात के, तो ये भारत के यहां पर पहुंच जाता है। तो आपने देखा कि ITCZ गर्मी के दिनों में किधर खिसक जाता है सर, तो उत्तर की ओर खिसक जाता है। चेन्नई एवं तिरुवनंतपुरम तक मानसून कब पहुंच जाता है, आपको कमेंट करना है। चेन्नई एवं तिरुवनंतपुरम तक मानसून कब पहुंच जाता है, ये सवाल आप शायद नहीं बनाए होंगे, आप इसको बनाने का प्रयास करिए, कमेंट करिए। चेन्नई एवं तिरुवनंतपुरम तक मानसून कब पहुंच जाएगा, तारीख बतावेला है। हाँ, ये होगा, यानी 1 जून को पहुंचेगा, अच्छी बात है। 1 जून को जो है चेन्नई एवं तिरुवनंतपुरम तक मानसून जो है वो 1 जून को पहुंचेगा। सवाल जो है इस तरीके के बनाए जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा। IPL के स्कोर देख रहे थे जी, 277 रन बन गया। चलिए, रिकॉर्ड हो गया, ये तो आज तक नहीं बना था। तो चेन्नई एवं तिरुवनंतपुरम में मानसून कब पहुंचेगा, तो चेन्नई एवं तिरुवनंतपुरम में 1 जून को पहुंच जाएगा। आप इस मैप के सहारा से आप इसको बार बार निहारिए और मैप को देखने का प्रयास करिए कि चेन्नई एवं तिरुवनंतपुरम, चेन्नई एवं तिरुवनंतपुरम में क्या पहुंच जाएगा। तो चेन्नई एवं तिरुवनंतपुरम में आप देखेंगे कि का जो है तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, ये आपको जो है वो सब आप जून 1 जून, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो 1 जून को ये पूरा इलाका में जो है तिरुवनंतपुरम से लेके चेन्नई तक 1 जून को ये पहुंच जाता है। तो आराम से आप इसको कर लेते। नेक्स्ट सवाल है मानसून के पहुंचने को लेकर के ही तथ्यात्मक सवाल है। आप देखेंगे सर, टा एवं मुंबई तक मानसून कब पहुंचेगा। अब आपको ऑप्शन करना है, काफी क्लोज ऑप्शन होते हैं, इसलिए जो है वो आपको दिक्कत कभी कभी करता है, ठीक है। तो कोलकाता एवं मुंबई 2 बड़ा शहर है भारत का, महानगर में आता है। बात समझ रही है बात के। तो मुंबई की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है बात के ना। तो इसके बाद भारत में दिल्ली का है, इसके बाद कोलकाता का है, ठीक है, इसके बाद चेन्नई का है, इसके बाद बेंगलोर का है। तो मुंबई और कोलकाता में जो इतना बड़ा शहर है, मेगा सिटी, वो उसमें जो है वो आपको कब मानसून पहुंचेगा, लगभग एक ही टाइम लगभग पहुंचेगा। तो दिमाग लगाना है, आंसर करना है। 10 जून आप लोग कर रहे हैं, जो सही भी है। 1 मई तो हो नहीं सकता है, 22 जून तो बहुत बाद का चीज हो गया, 25 जून, तो इस हिसाब से आप 10 जून टिक लगा सकते थे, ठीक है। 10 जून तो कलकत्ता और मुंबई में 10 जून। आप फिर देख सकते
कि 10 जून का जो आइडिया आपका हो रहा है, वो 10 जून में जो है, वो 10 जून तक आप ये देखेंगे कि 10 जून तक आपका जो है इस क्षेत्र में, ठीक है, 1 जून यहाँ वाला है, ठीक है, ये नहीं 5 जून यहाँ आप देखिएगा, देखिए ये 10 जून, ठीक है, और ये आपका मुंबई में 10 जून। तो 10 जून को आप देख रहे हैं कि मुंबई और कलकत्ता, दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, ऐसे ही पढ़ने से नहीं होगा। तो आप देखिए मुंबई और कलकत्ता, कुछ शहरों का थोड़ा बहुत याद भी रखा जाता है दिमाग में, तो सब पूरे भारत के शहर का तो नहीं याद रख सकते, लेकिन कुछ शहरों का दिमाग में रखा जाता है। जैसे अभी आपको तिरुवनंतपुरम का था और आपको चेन्नई साइड का, तो ये 1 जून में पहुंच जाता है। कलकत्ता और मुंबई 10 जून तक पहुंच जाएगा। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। आप देखिए कोलकाता और फिर इधर ये मुंबई और इधर कोलकाता, तो कोलकाता से लेके मुंबई तक 10 जून याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा सर, नेक्स्ट सवाल है, तो आंसर 10 जून हो गया। पटना, अहमदाबाद और नागपुर तक मानसून कब पहुंचेगा? सब तो नहीं याद रखा जा सकता, लेकिन कुछ जो है पहुंचने वाला कार्यक्रम पूछता है बहुत बार। तो पटना, अहमदाबाद और नागपुर तक मानसून जो है वो कब पहुंच सकता है, बताइए, ऑप्शन करिए, दिमाग लगाना है। 1 जून तो नहीं कर दीजिएगा, 1 जून में पटना अहमदाबाद तो नहीं ना पहुंचा दीजिएगा, 1 जून छांट लीजिए। 5 जून में भी इतना करीब तो पटना सटना में तो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि एक 25 जून है और एक 15 जून, तो आप 15 जून तक आप इसको टिक लगाएंगे, ठीक है। तो पटना, अहमदाबाद और नागपुर तक जो है वो 15 जून तक ये पहुंचेगा, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर मानचित्र में देख सकते हैं कि 15 जून तक जो है, ये आप देख रहे हैं 15 जून गुजरात से होकर के ये गुजर रहा है, और ये आपको जो है अहमदाबाद के क्षेत्र होते हुए 15 जून ये सट से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? तो इस तरीके से जो है पटना के क्षेत्र में भी, बिहार के क्षेत्र में आप यहां पर देखेंगे तो लगभग जो है 15 जून के आसपास पटना में भी आपको पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से अहमदाबाद, पटना, नागपुर जैसे क्षेत्रों में जो है वो क्या हो जाएगा सर, 15 जून को पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर 15 जून हो गया। दिल्ली, जयपुर जैसे शहरों में मानसून कब तक पहुंचेगा? दिल्ली और जयपुर, दिल्ली थोड़ा ऊपर हो गया, जयपुर राजस्थान में हो गया, काफी बाद में जा सकता है। तो दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों में कब पहुंचेगा? 1 जून को पहुंचेगा, आप बताइए। 1 जून को दिल्ली में और जयपुर में पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा, तो काट कूट कर लीजिए, 5 जून को भी काट कूट कर लीजिए, नहीं ना पहुंचेगा। इसका कब पहुंच सकता है सर? तो यहां ऑप्शन एक है 25 जुलाई, तो 25 जुलाई तो बहुत बाद में हो गया, तो इसमें आंसर आपको 20 जून टिक लगाना चाहिए। तो आप क्या कर दीजिए, 20 जून, 20 जून तक पहुंच जाएगा। 1 जुलाई भी कह सकते हैं, 25 जून भी कह सकते हैं, ठीक बात है। 20 जून के बाद, 20 जून के बाद पहुंच पाएगा, समझ रहे कि बात के? 15 जून तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, 15, 18, 20 जून के बाद पहुंचेगा, कम बेसी होगा। अब ऐसा नहीं है एकदम 20 जून को पधार देगा या 22 जून को पधार देगा, नहीं सर, 22 जून, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कई शहरों का पूछा है, सब शहर में एक ही दिन तो नहीं ना आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है फ्लैक्चुएट करता है। तो आपने देखा कि दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों में 15 जून के बाद ही पहुंचेगा, समझ रहे हैं कि नहीं बात के? कहां पर सर? दिल्ली में और जयपुर जैसे शहर में। तो दिल्ली और जयपुर में आप देखेंगे सर, तो आप जयपुर का इलाका आप देखेंगे तो ये आपका लगभग देखिए यहां तक, इस क्षेत्र में आपको 1 जुलाई वाले से गुजरा है, ठीक है। तो आप 20 जून के बाद कह सकते हैं, और दिल्ली में आपको इस क्षेत्र में जो है भी लगभग आप देखेंगे तो लगभग 25 जून तक आपको ये पहुंचेगा। तो लगभग जुलाई, 1 जुलाई से पहले तक ये पहुंच जाना चाहिए। तो ये 20 जून इसका आंसर हो गया। बात समझे? थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, फ्लैक्चुएट करता है। महाबलेश्वर में लगभग कितनी वर्षा होती है? कमेंट करिए विद्यार्थीगण, महाबलेश्वर में लगभग कितनी वर्षा होती है? कमेंट करिए, महाबलेश्वर में लगभग कितनी वर्षा होती है? कभी बताए होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। महाबलेश्वर में 650 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तक होती है, 650 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। महाबलेश्वर का चर्चा जब आप करते हैं तो महाबलेश्वर जो है सर,
महाबलेश्वर का जब आप चर्चा करते हैं मेरे भाई, तो महाबलेश्वर जो है, महाबलेश्वर महाबलेश्वर वो आपको, ये यदि सह्याद्री पर्वतमाला है तो सह्याद्री पर्वतमाला के ये महाबलेश्वर जो है वो आपको इस साइड में है, इस साइड में। यानी महाबलेश्वर की जो स्थिति है, महाबलेश्वर की जो स्थिति है वो ये जो वेस्टर्न घाट पर्वत है, वेस्टर्न घाट जो माउंटेन है WGM माने वेस्टर्न घाट माउंटेन, सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत के ईस्ट में है कि वेस्ट में है ये महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर जो है, महाबलेश्वर ये सह्याद्री पर्वत के पश्चिम में स्थित है, वेस्ट में है। अतः जो मानसूनी हवाएं जाती हैं ऐसे करके, मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर वाला, वो जा करके यहां जबरदस्त पानी गिराएगा जी, क्योंकि टेका जाएगा, छेका जाएगा और खूब बरसात होगी। तो इस हिसाब से जो है महाबलेश्वर में बहुत ज्यादा पानी बरसता है। लेकिन आप यहां यदि एक और दूसरे शहर की थोड़ी चर्चा करें, एक और शहर है जिसको हम लोग बोलेंगे सर मुंबई। क्या बोलेंगे मेरे भाई? मुंबई। तो मुंबई की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है महाबलेश्वर के जैसी। तो मुंबई में जो है, मुंबई में उतनी वर्षा नहीं हो पाती है जितनी वर्षा महाबलेश्वर में होती है। तो महाबलेश्वर की तुलना में मुंबई में जो है वो कम वर्षा होती है। यहां 190 सेंटीमीटर से लेकर के 220 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तक जो है सो होती है। पर ईयर जो है वो 190 से 220 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा मुंबई में होती है। महाबलेश्वर में ज्यादा वर्षा होती है, 650 सेंटीमीटर एक साल में औसतन। तो महाबलेश्वर मुंबई का कहानी हो गया सर। लेकिन यही आपका एक मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर पुणे है। पुणे, आप जब पुणे जाएंगे सर तो पुणे ओह पार है, ओह पार, नहीं समझ रहे बात के? सह्याद्री मतलब तो खंड हो गया। अब जब ये आपको इधर है तो इसको आपको थोड़ा जूम करें आप और इसको समझने का प्रयास। भारत का नक्शा है और भारत के नक्शा में महाराष्ट्र का क्षेत्र यदि है तो आप समझने का प्रयास करिएगा सर। एक मिनट, अरे भैया, हाँ तो ये आपका जो पुणे है वो पुणे यहां पर है सर। एक मिनट, यहां पर है, ये जो कलाका है वो, ये कलाका पुणे। बात नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ, ये भारत में अंदर तो ये पुणे है सर। ये क्या है? पुणे। अब पुणे में जो है 150 किलोमीटर की दूरी लगभग। अब मुंबई से पुणे 150 किलोमीटर, लेकिन मुंबई में 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, लेकिन पुणे में बहुत कम वर्षा। कारण ये रेन शैडो एरिया में पड़ेगा, वृष्टि छाया प्रदेश। मतलब इधर से जो मानसूनी हवाएं जाएंगी वो रोक ली जाएंगी वेस्टर्न घाट माउंटेन के द्वारा, सह्याद्री पर्वत के द्वारा ये रोक लिया जाएगा आर्द्रता युक्त हवा। और इस वजह से जो है वो पुणे पौना विमुख में पड़ जाता है। पौना भीमुख में महाबलेश्वर है, मुंबई भी पौना भीमुख में है। भीमुख, पौना भीमुख, पौना भीमुख, पौना ओहो पौना भीमुख, भीमुख, पौना भीमुख माने पवन के मुख में ही जो है, मुख में ही जो है, मुख ये कौन है? ये आपका जो है वो मुंबई है और ये आपका महाबलेश्वर है। लेकिन पुणे जो है, पुणे वो पौना
विमुख मने आपको जो हवाएं जाएंगी, वो जो जाएंगी विमुख, विमुख सॉरी, हाँ, तो ये पौना विमुख, ये उल्टा मुंह का है, इसलिए पुणे में वर्षा बहुत कम होती है सर, बहुत कम होती है सर, बहुत कम होती है, 100 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है वर्षा। तो ऐसे में आपको जो है टिक लगाना था कि महाबलेश्वर में लगभग कितनी वर्षा होती है। तो महाबलेश्वर में लगभग वर्षा 650 सेंटीमीटर होती है। भारत के आप मानचित्र पर देखिए सर, ये मुंबई है और यहाँ पर आप पुणे हैं, ठीक है, इधर पुणे है और यहाँ पर महाबलेश्वर है। आप मुंबई, पुणे और महाबलेश्वर की स्थिति देखें, चूंकि बड़ा अटपटा सा है। मुंबई यहाँ देखिए है सर, मुंबई से आप रास्ता पकड़ के आए तो आपको यहाँ महाबलेश्वर मिल गया सर, महाबलेश्वर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सर कि ये पुणे का भी इलाका है, पुणे का भी इलाका है। तो मुंबई से महाबलेश्वर 231 किलोमीटर दूर, मात्र 231, आपको ये याद नहीं रखना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा दूर पर नहीं है, लेकिन फिर भी वर्षा में बहुत कम अंतर है। मुंबई में उतनी हवाएं नहीं जा पाती हैं, यहाँ सिचुएशन बहुत अच्छा बनता है। यहाँ सह्याद्री पर्वत से टकरा कर तुरंत हवाएं उठती हैं और वर्षा कराती हैं, वहां ऐसा सिचुएशन मुंबई में नहीं बन पाता है। और महाबलेश्वर के जस्ट उस छोर में, चाहे मुंबई के इस छोर में क्या है, पुणे है, तो महाबलेश्वर में 650 सेंटीमीटर वर्षा और पुणे में स्थिति चौपट है। आप देख रहे हो, यहाँ महाबलेश्वर में 650 और पुणे में 100। क्यों? क्योंकि ऐसा स्थिति हो गया, उलट गया, ये पुणे पौना विमुख है। बात समझ रहे होंगे। तो भारत में मानसून के फॉर्मूला को समझिए कि कैसे वर्षा कहां पर होती है, कहां पर नहीं होती है। मुंबई में वर्षा लगभग कितनी होगी, तो मुंबई में वर्षा लगभग, आप इसमें कौन सा टिक लगा सकते हैं, 100 को मत लगाइए, 300 भी ज्यादा हो जाएगा, 650 तो महाबलेश्वर में होता है, 200 आप टिक लगा दीजिए, 200 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 200 यहाँ नीचे लिखा हुआ है आंसर। बात समझे नहीं समझे? पुणे में कम वर्षा होने का कारण क्या है? पुणे में कम वर्षा होने का कारण क्या है? तो पुणे में कम वर्षा होने का कारण जो है, पुणे में कम वर्षा होने का, पुणे में कम वर्षा होने का क्या कारण है? तो सीधा सा बात है कि वृष्टि छाया प्रदेश। क्या आंसर हो जाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश। अभी आपने, ठीक है, आप पकड़ रहे हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। आगे की बात करते हैं सर, आगे की बात आपने, ये हमने आपको दिखा ही दिया। आप ये देखिए, मुंबई से आपको पुणे आना है तो यहाँ पर मुंबई है सर, यहाँ पर पुणे है सर, बीच में ये पर्वत पड़ जाएगा और बीच में जो ये पर्वत पड़ जाएगा तो सब मजा जो है सो किरकिरा देगा। ये जो सह्याद्री पर्वत बीच में इसे जो पड़ गया, बात समझ रहे हैं? तो सह्याद्री पर्वत के उहे बगल मुंबई हो गया, मुंबई हो गया, अब इन्हें बगल पुणे हो गया। अब जो है उन्हें 250 सेंटीमीटर वर्षा 200 प्लस हो रहा है, और एन 100 से भी कम हो जाता। पुणे में काफी खराब स्थिति है वर्षात की। तो ये आप देख लीजिए, ये वृष्टि छाया प्रदेश में पुणे पड़ जाता है। बात पकड़े? वृष्टि छाया को भी समझे और कुछ शहर को भी समझे कि कहां पर कैसे वर्षा हो रही है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में कम वर्षा के क्या कारण हो सकते हैं? तो राजस्थान के पश्चिमी भागों में, राजस्थान के पश्चिमी भागों में वर्षा के क्या कम वर्षा के क्या कारण हो सकते हैं? जैसलमेर आपने देखा 12 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, माने काफी कम होती है। तो इसमें अरावली पर्वत की दिशा का इन मानसूनी पवनों के समानांतर होना, ये बिल्कुल सत्य बात है। ज्यादा टाइम नहीं इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं। तो अरावली पर्वत जो है वो आपको मानसूनी पवनों के पैरेलल हो गया है, इसलिए आपको कम वर्षा होगा। एक और बात हमको पकड़ना है कि क्या ये सही है? पाकिस्तान से आने वाली जो गर्म, पाकिस्तान से आने वाली जो गर्म और शुष्क हवाएं हैं, गर्म एवं शुष्क हवाएं, गर्म माने तापमान ज्यादा होगा, शुष्क का मतलब सूखा होगा, यानी आर्द्रता विहीन होगा, उसमें ह्यूमिडिटी का अभाव होगा, आर्द्रता का अभाव होगा, है। तो मानसूनी पवन जब इधर से आती है तो पाकिस्तान वाला हवैया से टकरा करके आर्द्रता युक्त हवाएं जो हैं सूखल हवा में टकरा करके, शुष्क हवा में टकरा करके अपनी आर्द्रता को भी जो है वो क्या करते हैं, खत्म कर लेती है, ठीक है। इसीलिए नकारात्मक आदमी या सूखे आदमी के साथ आप टकराएंगे, मीन्स की ज्यादा वार्तालाप करेंगे तो वो आपको निगेटिविटी से भर देगा और जीवन में आप पाइएगा। ऐसा कि यदि हर जगह घनघोर छाया है, वहां पर भी यदि आप आशान्वित हैं
तो आप जीवित हैं और आप कर सकते हैं। पाकिस्तान से हवाओं जो है पवनों की जो नमी को जो है वो क्या कर देता है, कम करके उसको संतृप्त कर नहीं हो, संतृप्त होएगा तभी ना पानी बरसेगा, तो संतृप्त होने ही नहीं देता है, उसको पूरा नहीं होने देता है। यानी दोनों बात सही है। अरावली पर्वत पैरेलल है मानसूनी हवाओं के, और पाकिस्तान से आने वाली जो आर्द्रता विहीन शुष्क और गर्म हवाएं हैं वो मानसूनी हवाओं के आर्द्रता को सोख लेती हैं। दोनों बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर उपर्युक्त दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए आप यहां पर देखिए सर, ये आप थोड़ा देखने का प्रयास करें। अरावली की स्थिति को आप समझते हैं यद्यपि, तो अरावली की स्थिति को आप देखें तो यदि इधर से यदि मानसूनी हवाएं जाएंगी, ऐसे यदि मानसूनी हवाएं जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं सतपुड़ा वगैरह से, विंध्याचल से तो टकराएंगी ही टकराएंगी, इधर से यदि गुजरात अहमदाबाद वगैरह से होकर के निकलती हैं, आपने देखा, तो ये भाई साहब अरावली को पकड़ लेंगी, तो पकड़ते हुए ये आपको ऐसे ऐसे चली जाएंगी सीधे। अब इधर जाएंगे तो थोड़ा मोड़ा इधर तो कुछ कुछ पानी बरसते रहेगा, यहां इधर बरसेगा, उधर वाला नहीं बरसेगा, उधर वाला नहीं बरसेगा, अरावली के जो बगल चल गया वो नहीं बरसेगा, क्योंकि एने से वो दूसरे टाइप के हवा चल रहा है। चूंकि इस क्षेत्र में जो है बहुत गर्मी है सर, पाकिस्तान के क्षेत्र में इधर सूरज उत्तरायण होने के साथ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी है, तो पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा गर्मी है, तो इधर से आपको आर्द्रता विहीन हवाएं आ रही हैं, जिसमें जरा सा भी जो है वो पानी नहीं है, सूखल हवा। ये सूखल हवा जो है ये ललका से जब टकराएगा ना, ये सुखल का हवैया जो ललका से जो टकराएगा ना भाई, तो क्या हो जाएगा ना कि एक अपना आर्द्रता ये भी खत्म कर लेगा। ऐसे में ये पूरा इलाका जो होगा, अरावली के पश्चिम वाला इलाका और राजस्थान को एकदम मरुस्थल बना करके छोड़ेगा, इधर वर्षा नहीं होती है। दो कारण, मेन रीजन, दो रीजन हो गया, एक तो कि अरावली ऐसा इसी के है तो ऐसे पकड़ करके सीधे चल जाएगा हवा, और दूसरा जो तनी मनी बरसात कराना भी चाहेगा तो उसको संतृप्त नहीं होने देगा। ये पाकिस्तानियन मैंने समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान से तरफ से जो आने वाली हवाएं हैं वो उसको सूखी हवा है इसलिए उसको खत्म कर देती है। आगे की बात करते हैं मेरे भाई। अरावली पर्वत जो है वो कुछ ऐसा हो गया है, अवशिष्ट हो गया है, अरावली कुछ इस ढंग का हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अरावली के बारे में आप जानते हैं ये अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है सर? अवशिष्ट पर्वत है, दुनिया के से प्राचीन पर्वत है। पहले ये भी बहुत उछलता रहा होगा, फोल्ड माउंटेन था, कह सकते हैं कि हिमालय के जैसा था, लेकिन ये अब ऐसा हो गया है। आप देख रहे हैं कि हर जगह से ये भसका हुआ है, मतलब कि आपको ये समझ रहे हैं ना, एकदम खत्म खत्म, बाय बाय। तो इसलिए अरावली जो है वो बहुत घिसा पीटा पर्वत है, आप जानते हैं। मानसून राम में अधिक वर्षा का कारण क्या हो सकता है? आप लोग तो जानते ही हैं, बहुत जल्दी खत्म करा देते हैं। तो मानसून राम चेरापूंजी आप जानते हैं, गारो खासी जयंतिया का समुद्र के नजदीक होना, समुद्र के नजदीक होना से ये हिमालय में पेड़ पौधों का अधिक होना, गारो खासी जयंतिया का अधिक ऊंचाई पर होना। बताइए कौन ऑप्शन होगा? और एक और है जो नीचे चला गया, और इसका है कि गारो खासी जयंतिया का किपनुमा होना। बताइए कौन सा इस होगा? गारो खासी जयंतिया, ए बी सी, तीनों ऑप्शन में से बताइए, चारों ऑप्शन में से खासी जयंतिया का किपनुमा होना नीचे है, कौन आंसर हो जाएगा इसका? डी। क्योंकि देखो समुद्र से नजदीक तो कोलकाता भी है, मुंबई भी है, मुंबई भी है, कोलकाता भी है, अब पुणे भी बहुत ज्यादा समुद्र से दूर नहीं है। तो क्या जो समुद्र है वहां ज्यादा वर्षा होती है? पुणे में तो 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, समुद्र से बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो, 200-250 किलोमीटर दूरी है समुद्र से, 300। तो लेकिन फिर भी वर्षा वहां नहीं होती है। पुणे में 100 सेंटीमीटर। कारण सिचुएशन, पहाड़ कैसा है। तो गारो खासी जयंतिया जो है, वो जो इसका जो पहाड़ है भाई साहब, वो किपनुमा है, बाकी ऊंचाई फूंचाई का कोई लेना देना नहीं है। तो गारो खासी जयंतिया का जो पहाड़ है वो किपनुमा है, इसलिए ऐसा है। आप गारो खासी जयंतिया, सबसे ज्यादा बारिश जो है
वो यहाँ पर होती है मानसिन राम में। आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से ये सब इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न जो है सो पूछा जाता है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए, निहारते रहिए। ये आपको मेघालय का इलाका है जहां पर चेरापूंजी भी है और मानसिन राम भी है। यहाँ पर खूब वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर कीपनुमा आकार में जो है वो गारो खासी जयंतिया मेघालय के क्षेत्र में है। ठीक है, तो काफी वर्षा होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। 1100 सेंटीमीटर लगभग जो है वर्षा रिकॉर्ड किया गया। 1080 तो आपको चेरापूंजी में ही रिकॉर्ड किया गया था, उससे ज्यादा भी मानसिन राम में रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मानसिन राम टॉप लेवल पर बना हुआ है। तो आपको ये चीज है, वो जान करके आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मानसिन राम में आदमी जो है वो ऐसे जो है ये आपको बना के और चलता है। ये बोर्ड है मानसिन राम का, मानसिन राम विलेज, इसके गांव का ये बोर्ड है। ठीक है, मानसिन राम विलेज, ये बोर्ड जैसे लगाया जाता है। आप देखिए ये मानसिन राम विलेज, आदमी देखिए छाता, और कुछ आदमी तो ऐसा कावा पहन लिया है। इतना पनिये होता है कि आराम से जो है वो आपको ऐसे आदमी करके, ये मानसिन राम का स्थिति है। ये आपको ओढ़ करके अपना चलते बनेगा। तो ये आप जान रहे हैं कि गारो खासी जयंतिया के कारण होता है। भारत में नहीं, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसके आप फोटो को आप देखेंगे तो गारो खासी जयंतिया का और अच्छे से इसमें, ये आपको गारो का इलाका है, ये वाला खासी का इलाका है, और ये जयंतिया का। ये तीनों जो है वो आपको ऐसे करके और पूरा टेक लेता है ऐसे चारों बगल से, और खूब पानी यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में गिराता है। तो गारो खासी जयंतिया मेघालय का है, जो कि आपको जो है वो बहुत ज्यादा पानी गिराने के लिए उत्तरदायी है, पहाड़ का वो है। गारो खासी जयंतिया का कीपनुमा होना, ये आंसर तो हो ही गया। अरब सागर शाखा से कितनी होती है पहले आपको बताया गया होगा। तो अरब सागर शाखा से जो है वो लगभग 65% वर्षा जो है बरसात अरब सागर शाखा से हो जाती है, और 35% बंगाल के खाड़ी शाखा से। बेसिक बात है लेकिन जानना जरूरी है। आप अरब सागर शाखा वाले को देखेंगे तो अरब सागर शाखा इसको बोलेंगे। तो इधर से जो हवाएं जाती हैं ये अरब सागर शाखा वाली है सर, ये अरब सागर शाखा वाली है, और इधर से जो है वो 60 वर्षा होती है। लेकिन आप इधर से देखेंगे वर्षा, तो इधर से बंगाल की खाड़ी वाला, तो बंगाल की खाड़ी वाला वर्षा आप देखेंगे तो यहाँ से सिर्फ जो है वो 35% वर्षा जो है मानसूनी हवाओं का ये ऐसा होता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करी जाए तो पूरा वर्ष में जो वर्षा होता है वो नहीं, वो तो कुछ उधर से भी होता है, पछुआ जेट स्ट्रीम की वजह से ठंडा के दिन में। तो ठंडा के दिन का संबंध दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून में 65% अरब सागर से और 35% बंगाल के खाड़ी से, ये आप जानते हैं। तो आंसर 65। बंगाल की खाड़ी से कितनी वर्षा होती है सर? तो बंगाल की खाड़ी से 35% वर्षा होती है, आप जान गए, इसको अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। मानसून का तापीय सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? मानसून का तापीय सिद्धांत, यदि आप कोई पता है तो बोलिए, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं। यदि आप बना भी पा रहे हैं तो बताइए, मानसून का तापीय सिद्धांत किसने दिया था? मानसून का तापीय सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करिएगा। कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया है तो बताइए, मानसून का तापीय सिद्धांत किसने दिया था? कुछ आइडिया है तो बताइए। सुनील कुमार, लक्ष्मी कुमारी बी, अल्बर्ट आइंस्टीन दिया था। है सुनील कुमार, आइंस्टीन तापीय सिद्धांत नहीं देगा ना, आइंस्टीन तो बहुत दूसरा टाइप के वैज्ञानिक था। ई बराबर एम स्क्वायर दिया था ना कॉन्सेप्ट, तो इसलिए जो है थोड़ा सा बनाया आईपीएल चल रहा है जी। तो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि
मानसून का तापीय सिद्धांत आइंस्टीन नहीं देगा, ठीक है, वेगनर नहीं देगा। वेगनर तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। हैरी और हेस दो विद्वान थे जिनका संबंध प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से है, तो इनका संबंध प्लेट टेक्टोनिक से है, इनका महाद्वीपीय विस्थापन से है। अल्बर्ट आइंस्टीन E बराबर mc स्क्वायर फॉर्मूला दिया था, ठीक है। और ये जो है वो आपको द्रव्यमान और प्रकाश की चाल, द्रव्यमान और ऊर्जा, ये संबंध स्थापित कर दिया था इस द्रव्यमान का ऊर्जा से, प्रकाश वो करके। तो प्रकाश, द्रव्यमान और स्थापित किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तापीय सिद्धांत का मतलब क्या कि ताप ज्यादा होगा भारतीय उपमहाद्वीप पर तो गर्म हो करके हवा उड़ जाएगा, तो उड़ जाएगा तो खाली हो जाएगा, तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो अरब सागर और बंगाल के खाड़ी के तरफ से हवा आएगा और पानी गिराएगा, हम बता चुके हैं। तो तापीय सिद्धांत जो है वो बेकर देगा। यदि आप ये तीनों के बारे में जान रहे होते तो इसको आप, उम्मीद है कि आप और बेकर पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आप अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में भी कायदे से नहीं जानते हैं, और नहीं वेगनर और नहीं हैरिस का नाम आपने कभी सुना, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, आगे की बात कर रहा हूं। डडले, स्टंप और बेकर, इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अंतः उष्ण अभिसरण का सिद्धांत किसने दिया था? आप दिमाग लगाने का प्रयास करिए। अंतः उष्ण अभिसरण ITCZ का सिद्धांत किसने दिया होगा? एक फ्लोन है, एक अल्बर्ट आइंस्टीन है, एक वेगनर है और नीचे हैरिस है। ये चारों में से कौन दिया होगा? अब दिमाग लगा के बताओ, अब दिमाग लगा के बताओ। हैरिस हो नहीं सकता है, वेगनर होगा नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन होगा नहीं, बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है, फ्लोन ही होगा। तो इसका आंसर आपने फ्लोन टिक लगाया और आप सही टिक लगा रहे हैं, फ्लोन। जेट स्ट्रीम सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन होगा नहीं, वेगनर होगा नहीं, हैरिस होगा नहीं, तो इसका आंसर एस्ट हो जाएगा, एस्ट, ठीक है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत के प्रतिपादन में किस भारतीय मौसम वैज्ञानिक का ये है? कोटेश्वरम एक थे विद्वान, कोटेश्वरम, जो कि आपको जेट स्ट्रीम सिद्धांत पर बड़ी वर्क किए थे, तो कोटेश्वरम का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जेट स्ट्रीम वायुमंडल के लगभग कितनी ऊंचाई पर बहता है? अब आप कमेंट करिए, बताइए। ए, बहुत अच्छा बात है, 9 से 18 किलोमीटर। 18 से 36 बहुत ज्यादा रेंज हो जाएगा। उस समताप मंडल, समताप मंडल में नहीं हो सकता ना, समताप मंडल में तो पूरा एकदम, समझ बात के ना। तो ये 9 से 18, बात पकड़ रहे हैं ना, बात पकड़ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत कम बेसी ऊंचाई पर, लेकिन 9 से 18 से ज्यादा नहीं होगा। तो जेट स्ट्रीम में बहेगा। भारत में आने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून का संबंध किस जेट स्ट्रीम से है? आप तो जानते हैं, भारत में आने वाला जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, मानसून, वो कौन जेट स्ट्रीम से रिलेशन है? उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से, उष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम से भारत में आने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून का संबंध। और आपको ये चारों में से ऑप्शन करिए, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो चारों में से कौन है? इसका आंसर होगा, करो कमेंट, चारों में से कौन हो सकता है? उष्ण पूर्वी होगा, उष्ण पछुआ होगा, शीतोष्ण पूर्वी होगा, शीतोष्ण पश्चिमी होगा? दिमाग लगा करके बताओ। सुषमा दुबे, पूर्वी वाला होगा। अभी ना आप देख रहे थे कि ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा था, क्लॉकवाइज घूमते घूमते इन्हें चला रहा था, आ रहा था ना, और अरब सागर में से हवैया के जैसे इन्हें भेज रहा था नीचे नीचे, देखे थे ना, नहीं देखे थे? तो ये पूर्वीय ना जेट स्ट्रीम था मेरे भाई, अभी बताए थे कुछ देर, आप एक बार रिकॉल करिएगा तो याद आ जाएगा। तो इसको पूर्वी जेट स्ट्रीम ही ना कहे थे, बताए थे ऊपर ना, पूर्वी जेट स्ट्रीम। बहुत अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम। लेकिन जो ठंडा के दिन में आएगा, क्या वो उष्ण पूर्वी रहेगा? थोड़ा अलग ना होगा? तो ठंडा के दिन में बोले ना कि उन्हें पश्चिम से आता है, नहीं नहीं बोले, पश्चिम से आता है, अभी बोले थे ना। ओ हो, नहीं समझ रहे हो बात के? तो इस तरीके से जो है ठंडा के दिन में देखोगे, बात समझ रहे हैं ना? तो आप ये देखेंगे ना कि ये जो जेट स्ट्रीम था, ये यहां था, पूर्वी जेट स्ट्रीम, यहां पूर्वी जेट स्ट्रीम,
इस साइड में। लेकिन जो पछुआ जेट स्ट्रीम होगा ना, स्ट्रीम होगा, ओहो, पछुआ जेट स्ट्रीम जो है वो इस साइड में होगा, इस साइड में होगा, इस साइड में होगा, इस साइड में होगा। तो पछुआ जेट स्ट्रीम इस साइड में होगा। बात पकड़ रहे हो ना? तो ये एने से एने जाएगा तो भारत में एबे नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है कि यदि 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 पूर्वी जेट स्ट्रीम यदि यहां से यहां अरब सागर में आता है, तो पछुआ जेट स्ट्रीम जो है इधर से इधर आएगा। बात पकड़ रहे हो? पछुआ जेट स्ट्रीम पश्चिम से इधर आएगा और ये उपोष्ण होगा, न कि शीतोष्ण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम। इसका क्या नाम हो जाएगा? उष्ण नहीं। गर्मी के दिन में थोड़ी आ रहा है भाई, तो इसलिए उष्ण तो तुम काट लो ना, ठंडा के दिन में है। तो या तो बात पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो? बात पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ बात के? हाँ, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। समझ रहे हैं बात के? पकड़े नहीं पकड़े, समझे नहीं समझे? भारतीय मानसून पर एल नीनो का कैसा प्रभाव पड़ता है? एल नीनो का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये आपके लिए बहुत आसान सवाल है। एल नीनो का कैसा प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक हम आपको बता चुके हैं। एल नीनो का कैसा प्रभाव पड़ता है सर? नकारात्मक पड़ता है। प्रभाव तो आप जानते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है? तो पश्चिमी विक्षोभ का संबंध जो है वो ठंडा के दिन में आता है सर। तो पश्चिमी विक्षोभ का जो संबंध है वो आपको भूमध्य सागर से है। कैसे? आपको ध्यान में रखिएगा। तो विश्व के मैप को आप देखिएगा ना, बात पकड़ रहे हैं? विश्व के मैप को यदि आप देखिएगा तो यहां जैसे मान लीजिए कि एगो अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका बन गया ना, ये वो मान लीजिए कि उत्तरी अमेरिका, समझ रहे हैं? ये हो गया अफ्रीका और ये सब हो गया यूरोप और ये हो गया भारत। तो भारत में आपको ठंडा के दिन में जो पानी गिरता है वो आपको, ये भूमध्य सागर है। यहां पर ये भूमि के मध्य में सागर है सर, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के तरफ से यहां से जो हवा है ये भी तो सागरे ना है मेरे भाई। तो यहां से उठ करके और हवा जो है वो आता है ऐसा इधर, इसको खींचता है जेट स्ट्रीम, पछुआ जेट स्ट्रीम खींच के एने बगल कर देता है, ई बगल बंगाल के खाड़ी दे। अब बंगाल के खाड़ी दिन कर देता है तो ये ने आपको फिर घूमियो जाता है। ये घूमेगा नहीं, ये ने घूम घूम जाएगा। ये घूमेगा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। नियम है ना कि अपना बाईं ओर दाईं ओर घूम जाता है, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर, सुने हैं ना? तो इसलिए जो है ये आपको घूम जाता है। जब घूमता है तो ये आपको, ये कोरोमंडल तट के सहारे, कोरोमंडल तट यहां है, वो कौन तट है मेरे भाई? कोरोमंडल। तो कोरोमंडल तट के सहारे जो है ये तमिलनाडु में नवंबर में, अक्टूबर के लास्ट नवंबर में भारी वर्षा कराता है। तो इसका संबंध भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर का ये मटेरियल खिंचा करके यहां आता है, तनी मनी ने बरसात कराएगा पंजाब हरियाणा क्षेत्र में और राजस्थान क्षेत्र में, और सूख जाएगा। सूख के फिर एने यहाँ बंगाल के खाड़ी में जाकर बैठेगा। बंगाल के खाड़ी में बैठेगा तो फिर एने ले धकला के हवा आएगा। तो यहाँ तो आर्द्रता न है भाई, बंगाल के खाड़ी में तो भाप न है, आर्द्रता पानी न है। तो बंगाल खाड़ी में फिर आर्द्रता ले लेगा और हवैया फिर ई बगल आएगा, तो अब की बेर तमिलनाडु में बहुत वर्षा कराएगा। तो इसलिए आप देखे होंगे नवंबर में बड़ी वर्षा होता है, भूमध्य सागर की तरफ से आता है। पछुआ जेट स्ट्रीम की वजह से, या पश्चिमी विक्षोभ इसको कहेंगे। इसको कौन विक्षोभ कहेंगे? इसको पश्चिमी विक्षोभ कहेंगे। बात पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे हैं? इसको क्या कहेंगे? पश्चिमी विक्षोभ। नहीं समझे? तो ये बात हो गया सर। भूमध्य सागर, इसका क्या टिक लगाए कि पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है? तो विक्षोभ का संबंध भूमध्य सागर से है। क्लियर? क्या आंसर टिक लगाएंगे? भूमध्य सागर से। ठीक है, बहुत अच्छा।
तो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल। उत्तरी पूर्वी मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीना के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की मौसमी वर्षा हो जाती है। ये होती तो है उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून है जो दक्षिण से और पश्चिम से आता था। आप पकड़ने का प्रयास करिएगा। आपने पढ़ा है दक्षिण पश्चिम मानसून। ऐसा मानसून जो दक्षिण से जाए और पश्चिम से जाए। कैसा जाए? पश्चिम से जाए। तो दक्षिण से और पश्चिम से, इसलिए इस मानसून को दक्षिण पश्चिम। दक्षिण क्यों? नीचे है तो दक्षिण है, अब ऊ बगल से आ रहा है तो इसलिए पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन इसको उलट दीजिएगा तो दक्षिण के उल्टा क्या होता है? उत्तर। अब पश्चिम के उल्टा क्या होता है? पूरब। तो उत्तर पूर्व मानसून, दक्षिण का उल्टा उत्तर और पश्चिम के उल्टा पूरब। तो एने से बॉल मारिए तो ओने से भी मारेगा। बैडमिंटन, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो एने से ओने गया तो उन्हीं से अब किया आएगा, तो दक्षिण पश्चिम हुआ तो उत्तर पूरब होगा। तो उत्तर पूरब, ओ हो, तो उत्तर पूरब के तरफ से आ रहा है सर। बात पकड़ रहे हैं? नहीं पकड़ रहे हैं? तो ये उत्तर मानसून है मेरे भाई, उत्तर से आया और पूरब से आया, तो इसलिए इसका नाम उत्तर पूरब हो गया। और इसीलिए ये होने से आया इस पश्चिम के तरफ से, इसको इसलिए इसको पछुआ विक्षोभ कहे। पछुआ विक्षोभ जो है ओ या उत्तर पूर्वी मानसून से ये आपको ऐसे गया, यानी घूम गया। यानी इसलिए घूमा क्योंकि घूमना ही है, आप जानते हैं घूमता क्यों है, आपको आइडिया है, घूम गया। तो ये तट क्या 70 सेंटीमीटर वार्षिक वगैरह आया। पहला ऑप्शन है, तो जो वर्षा जो हुआ वो कौन तट के सहारे होगा? उत्तरी सरकार तट के सहारे होगा, वो तो उन्हें उड़ीसा दिन चल जाएगा। कोंकण तट के सहारे होगा, यो नहीं हो जाएगा, ये तो इन्हें हो जाएगा। और मालाबार तट के दिन ये भी नहीं हो जाएगा, केरल दिन हो जाएगा। और कोरोमंडल तट, यही तट के सहारे जो है वो वर्षा कराएगा। तो है कि अभी हम बता ही कोरोमंडल तट। आप यहां पर एक बार मानचित्र में देखें सर, और आपको समझ में आएगा कि जो तट होता है, तट वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है जानना। तो आपको तट जरूर जानना चाहिए। और करें, ये जो पूरा इलाका जो आप देखते हैं सर, ये कोरोमंडल तट है, समझ रहे हैं? और ये कोरोमंडल तट के सहारे सहारे वर्षा मानसून जो है वही ऐसे आएगा, यहां बंगाल के खाड़ी से आर्द्रता लेगा, अब ई बगल आएगा और पानी गिराएगा। तो तट केरल के साइड में नहीं होगा सर, ये कांड्रा तट, या आपको नीचे वाला गोवा और दमन दे, या गोवा और मुंबई के बीच का जो क्षेत्र है वो कोंकण तट कहलाता है, तो कोंकण तट भी नहीं होगा। और इधर उत्तरी सरकार तट भी नहीं होगा, तो इसका आंसर कोरोमंडल तट होगा। तो कोरोमंडल तट के सहारे जो है वर्षा होती है पूर्वी मानसून के थ्रू। आप क्या? तो कोरोमंडल तट के भारत के किन स्थानों पर सबसे पहले बारिश, ये बताइए? मुंबई, दिल्ली, अगरतला, पटना, ये इसमें से बताइए कौन में आपको सबसे पहले वर्षा दिखाई दे रहा है? कहां पर वर्षा सबसे पहले होगी? कमेंट करिए, सबसे पहले वर्षा कहां होगी? मुंबई में, दिल्ली में, अगरतला में, पटना में? दिमाग लगाइए। सी ए थोड़ा आपका अच्छा सवाल है ये, और इसमें आपका मुंबई नहीं होगा सर, दिल्ली भी नहीं होगा, पटना भी नहीं होगा, इसका आंसर अगरतला होगा। अगरतला होगा। अभी हम आपको चित्र दिखा रहे हैं और आपको समझ में आएगा कि अगरतला क्यों होगा। है अगरतला क्यों होगा, दिखा रहे हैं। अगरतला इसका क्यों हो जाएगा आंसर? अगरतला किसकी राजधानी है पहले ये बताइए? कहां पर है अगरतला? राजधानी छोड़ो मारो गोली पर है, किस राज्य में अगरतला है? कमेंट करो, किस राज्य में अगरतला है? ये जानते हो कि नहीं जानते हो? किस राज्य में अगरतला है? नहीं जानते हो काजी?
त्रिपुरा। भाई साहब, तो अब आप इस चित्र को देखें और इस चित्र को देखने के बाद आप इसका प्रयास करें कि दिमाग लगाना था। 1 जून को या इधर पूरा हो गया, 5 जून को इधर हो गया, ठीक है। और हमारा ऑप्शन एक पटना पूछ रहा था, तो पटना एने एने है, वो 10 जून को एने पटना दिन पहुंचेगा। पटना में कई जून को? 10 जून के बाद है, 15 जून ले पहुंचेगा। पटना तो हो नहीं सकता। एक और ऑप्शन मुंबई था सर, और मुंबई आप गौर करेंगे तो आपने देखा सर 10 जून मुंबई, 10 जून, 1 जून, 5 जून, 10 जून, मुंबई जाते जाते 10 जून, पटना जाते जाते 10 जून के बाद। समझ गए बात के? लेकिन आप यहां देखेंगे सर, ये वाला इलाका को आप गौर करिए, आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये वाला एक बार इलाका को गौर करिए। इस क्षेत्र में जो है, चूंकि बंगाल के खाड़ी के एकदम करीब है, और यहां पर जो है वो आपको यहां पर अगरतला आपको मिलेगा, तो ऐसे में आपको त्रिपुरा साइड में, अगरतला साइड में ये आपको 2, 3, 4 जून तक मानसून आ जाएगा। 2, 3, 4 जून को, यानी जहां केरल में मानसून 1, 2, 3 को आएगा, वहीं यहां भी आ जाएगा। यानी जून के प्रथम सप्ताह में ही अगरतला में पानी गिर जाएगा। चूंकि ये बंगाल की खाड़ी के काफी करीब है, तो दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। बहुत लोग मुंबई टिक लगाए, बहुत लोग पटना को, और कुछ टिक लगा रहे हैं। दिल्ली तो होगा नहीं सर, दिल्ली में तो बहुत सबसे बाद में 15 जून के बाद ही बारिश होती है, तो ये दिल्ली में नहीं होगा सर, मुंबई में नहीं हो सकता है सर, पटना में नहीं हो सकता सर, नहीं होगा। तो यहां पर होगा इस क्षेत्र में, यानी नॉर्थ ईस्ट का जो नीचे वाला इलाका यदि कभी ऑप्शन में आ गया तो जरूर आप टिक लगाएंगे। इवन कि आप यदि बढ़िया से गौर करेंगे, बढ़िया से गौर करेंगे सर, बात पकड़ रहे हो भाई, करेंगे तो आप ये छोड़ दीजिए। यदि हम ऑप्शन यदि करें और यदि हम आपको बना दें, यहां पर आप गौर करिए, ये देखो सिक्किम का इलाका है, और सिक्किम में यहां देखो 1 जून को पहुंचता हुआ दिख रहा है, यहां देखो 1 जून लिख रहा है, मतलब सिक्किम में ऐसे जो जाएगा धन से यहां पहुंच जाएगा सिक्किम में 1 जून। ये देखो सिक्किम के क्षेत्र में, तो यदि गंगटोक लिखा हुआ होता तो भी आपको, अगरतला की जगह पर गंगटोक होता तब भी आपको टिक लगाना था कि वहां पहले होगा, मुंबई से पहले। आप सोचेंगे कि यहां गंगटोक है, यहां आएगा, पहले तो मुंबई में आएगा, तो यही तो है, इतना आसान नहीं है ये, तो मतलब आसान अब आपको हो जाएगा, लेकिन बिना सोचे यदि ऐसे ही कोई लॉजिक लगा के मारेगा अपना बिना पढ़े लिखे, प्रायः गलती हो जाता है। अब क्वेश्चन बनाने वाले ऐसा भी नहीं बना देते हैं कि आप आराम से मुंबई टिक लगा लीजिएगा या कलकत्ता टिक लगा लीजिएगा। कई बार कलकत्ता ऑप्शन में होता है, कलकत्ता से भी पहले, कलकत्ता से भी पहले गंगटोक में और अगरतला में मानसून पहुंचता है, तो याद रखिएगा। बात समझे नहीं समझे? मानसून का आपको तापीय सिद्धांत से लेकर के, आपको जेट स्ट्रीम से लेकर के, एल-नीनो से लेकर के, और वो दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून, और तमाम जो सिद्धांत और जो चीजें हैं उसको हमने आपको बताया, कब कहां कैसे मानसून पहुंचेगा क्या। उम्मीद है कि आपको ये पूरे चैप्टर पर काफी अच्छा पकड़ बन गया होगा। ये 2 वीडियो आप जरूर इसको देखिएगा, और बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करिए, समझ में आया? कमेंट कर दीजिए, बुझाया कि नहीं बुझाया? एक बार कमेंट कर दीजिए, बुझाया कि नहीं बुझाया? समझ में आ गया भाई? चलिए, तो आप लोग ऐसे रिवाइज करिए, देखो मजबूत होते चलो, एग्जाम मौका मिलेगा देने को। सहायक आचार्य देखो, सीटेट लोग ऐसे ही मजाक ले रहे थे, पास नहीं किए ना तो थोड़ा सा ठीक नहीं है। यदि जो सीटेट पास है तो उसको तो 1 to 5, 6 to 8 कहीं भी मौका तो मिल रहा है कम से कम सहायक आचार्य में। और उसके अलावा भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, तो आप पीछे अपना पुख्ता करते जाते हैं तो आगे आपको नौकरी मिल जाती है। लेकिन आप लापरवाही करते हैं और सब मन का खेल है, आप सोचेंगे कि मुश्किल लग रहा है तो आप दिक्कत में पड़ जाइएगा। आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप अपना धर्म, अपना फर्ज निभाएं, आराम से पढ़ते रहें। बहुत बहुत